लेक्चर्स हैं ये अरशाद लॉ चीमा लॉ चैनल की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। मुख्तसर से ये लेक्चर हैं और इसमें मुख्तलिफ मामला जो हैं CPC के मुतल्लिक़ा उनका ओवरव्यू दिया जा रहा है और ये स्टूडेंट्स और नौजवान वकला के लिए उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो आज ये लेक्चर अगला जो है ये है ऑर्डर 37 ऑफ द CPC। अब ऑर्डर 37 है क्या? यानी अब ज़ाब्ता दिवानी में एक प्रोसीजर दिया गया कि जिसमें सिविल सूट अगर सेक्शन 9 के मुताबिक बनता हो तो उसको कैसे दायर करना है, उसका ट्रायल कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या है। यानी उसमें आप दावा दायर करेंगे, समनिंग होगी, डिफेंडेंट पेश हो जाएगा, वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, उसके बाद इश्यूज बनेंगे। अगर पार्टीज आर कंट्रोवर्सी है उनके दरमियान डिस्कार्ड कर रहे हैं एक दूसरे को ऑन वेरियस पॉइंट्स, तो कोर्ट विल फ्रेम द इश्यूज अंडर ऑर्डर 14 ऑफ द CPC। और उसके बाद कोर्ट क्या करेगी आफ्टर फ्रेमिंग द इश्यूज? वो कहेगी जी एविडेंस लाए प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ जो है वो अपनी एविडेंस लाएगा, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री। और उसके बाद क्या होगा? डिफेंडेंट को ऑफर की जाएगी कि आप अपनी एविडेंस पेश करें, वो करेगा। अगर कोई रिबटल की जरूरत है तो वो आ जाएगी। उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे और फिर जजमेंट या जजमेंट डिक्री आ जाएगी। तो ये इसका प्रोसीजर है जो इख्तियार किया जाएगा। ऑर्डिनरी सूट्स के बारे में आम दावे जो चलेंगे सिविल कोर्ट में, सिविल प्रोसीजर कोड उस पर अप्लाई होगी और वो सिविल सूट्स होंगे अंडर सेक्शन 9 ऑफ द CPC। और उसके बाद ये तो 9 की बात है, कुछ स्पेशल दावा ये नहीं है। आम दावे जो भी बनते हों, जो सेक्शन 9 के पैरामीटर पे आते हों, उनको दायर किया जा सकता है, कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन अब ये कुछ स्पेशल दावे भी मैंने आप बताए थे, सूट्स बताए थे जिनमें इंटरप्लेडर सूट भी है, उसमें स्पेशल केस भी है, उसमें 91 का दावा भी है, उसमें 92 का दावा भी है, सेक्शन जानिए ये भी दावे होते हैं। और ये एक दावा जो है जो मैं अभी बताने लगा हूँ, इसको समरी सूट कहते हैं। समरी से मुराद ये है कि इसमें बड़ी जल्द फैसला होता है और मुख्तसर प्रोसीजर जो है वो इख्तियार किया जाता है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और ये 37 जो ऑर्डर है इसी के लिए बनाया गया है, समरी सूट्स के बारे में। अब समरी सूट्स किस बुनियाद पर दायर होते हैं? समरी सूट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के मुतल्लक अगर कोई मामला हो तो उस पर दायर किए जाते हैं। मसलन बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या चेक वगैरह, इनके बारे में अगर कोई लेन देन जो है वो होता हो, किसी ने ऐसा करना हो, पैसे लेने हो या रकम उसने लेनी हो या इसमें कोई ऐसा मामला किया गया हो, तो प्लेंटिफ हैव अ राइट टू फाइल अ सूट अंडर ऑर्डर 37 विच इज कॉल्ड सूट ऑफ समरी नेचर। उसमें वो दायर किया जा सकता है किस कोर्ट में? अब बाकी दावाजात तो आम तौर पे सिविल कोर्ट जो फर्स्ट इंस्टांस की कोर्ट है उसमें दायर किए जाते हैं। लेकिन ये समरी सूट जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट जज साहबान को पावर्स दी गई हैं, हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट जज साहबान, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज साहबान इन्फीरियर कोर्ट्स हैं, तो इसलिए ये दावाजात जो हैं ये इन्फीरियर कोर्ट्स में दायर होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज साहबान हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहबान हैं, उनकी कोर्ट्स में ये दावाजात दायर हो सकते हैं और ये उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बनती है, अनलिमिटेड है। तो वहाँ पे ये दावाजात जो हैं वो दायर किए जा सकते हैं जिनको समरी सूट्स कहा जाता है। अब आगे जब जाएंगे ना तो समझ आएगी कि ये समरी क्यों है, क्या है इसमें खास बात। अब दावा दायर कर दिया मैंने, चेक है मेरे पास 10 लाख का, मुद्दाला ने मुझे दिया, उसने कहा जी मैं इतने पैसे मैंने आपको देने हैं, मैंने कहा जी देने हैं, उसने कहा ये चेक ले लें और इसको जाके कैश करवा लें, उसमें डेट लिख दी कि ये फलां तारीख तक
का चेक है, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं जाके कोर्ट में पेश करूं, बैंक में प्रेजेंट करूं वो चेक विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो वहाँ से मैं पेश करता हूँ, तो वहाँ पे रकम नहीं मिलती, इनसफिशेंट अमाउंट की वहाँ पे इतराज़ आ जाता है, वहाँ पे वो बाउंस हो जाता है चेक, मुझे पैसे नहीं मिलते। अब मेरे पास तो चेक था, प्रिजम्पशन है, चेक ट्रुथ है, उसको हासिल दक्षत होते हैं उस पर चेक देने वाले के। तो मुझे उन्होंने वापस कर दिया कि ये तो रकम ही नहीं है, या इसमें यह फलान नुक्सा है, ये कैश नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द रेमेडी विद मी टू गेट द मनी फ्रॉम द डिफेंडेंट? हाउ आई कैन रिकवर द अमाउंट विच इज पेएबल फ्रॉम द डिफेंडेंट टू मी? तो देन आई शुड हैव टू फाइल अ सूट under order 37 of the CPC of the summary nature before the district court, और मैं दावा दायर करूंगा कि जनाब मुझे रिकवरी चाहिए, ये पैसे चाहिए, ये चेक मुझे दिया था इन्होंने और ये बाउंस हो गया, ये कैश नहीं हो सका, तो मुझे रकम मैं जो है ये बाकायदा तौर पे प्लेंट में लिखूंगा, प्लेंट की शक्ल में ये दावा दायर होगा। तो जब प्लेंट की शक्ल में सूट फाइल हो गया, तो अब दूसरा जो अब समरी का पता चलेगा कि समरी क्यों आई, क्यों समरी है। अब दूसरा जो दावा मैं दायर करता हूं, तो उसमें तो मुझे बाकायदा एक ऑर्डर 8 के ताबे मुझे हक दिया गया है। अदालत मुझे मुतालबा भी कर सकती है और मैं खुद भी अपने तौर पे भी, इफ आई वांट टू डिफेंड द सूट, आई हैव अ राइट टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट। मैं वहां पे मैं अपीयर भी हो, खुद कहेगी अदालत आके पेश हो, और मैं वहां पे मेरा हक बन जाएगा कि मैं वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा फाइल करूं और उसमें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लूं, उसमें अपना मौक़िफ़ पेश करूं, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पेश करूं, उसमें कहूं कि मैंने जहाँ पैसे नहीं देने, ये है वो है, इसने पैसे दे दिए, जो भी है गलत दावा इसने दायर किया, तो ये मेरा एक राइट है। ऑफर करेगी कोर्ट मुझे खुद टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट, लेकिन इस दावे में क्या है, कोर्ट हरगिज़ मुझे नहीं ये नहीं कहेगी कि आप आए, और ये कोर्ट मुझे सिर्फ ये इतला देगी कि आप एक आए, और अगर आप चाहें, इफ यू वांट, तो यू मे फाइल एन एप्लीकेशन टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट विद इन 10 days फ्रॉम द सर्विस। जब आपको इल्म हो गया, इतला हो गई है, तो उसमें 10 दिन के अंदर अंदर आपको, जिस पे आर्टिकल 159 लगता है लिमिटेशन एक्ट का, और आके आप पेश हों, और आके अगर आप चाहते हैं तो लीव दें, अपीयर होने की इजाज़त लें और डिफेंड करने की। तो ये एक एप्लीकेशन होती है जिसको लीव टू अपीयर एंड डिफेंड कहा जाता है, ये भी उसी कोर्ट में देना पड़ती है। अब इसमें एक और भी फ़र्क है समरी सूट में, कि आम जो दावा होता है उसमें संबंध होते हैं जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं, बाकायदा जो अपेंडिक्स CPC के साथ दिया गया उसमें, वो आम एक समन होता है, तनकीद तलब उसको कह लें, लेकिन इसमें एक स्पेशल समन है। अपेंडिक्स गालिबन 4 है, फॉर्म B है या 4 है, इसके मुताबिक वो समन एक स्पेशल बनाया गया, और जिसमें लिखा जाता है कि आप जो हैं विद इन 10 days आके लीव टू अपीयर एंड डिफेंड दे सकते हैं एप्लीकेशन। तो अगर वो नहीं देता विद इन 10 days एप्लीकेशन टू अपीयर फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट, तो फिर उसका राइट खत्म हो जाता है, वो नहीं दे सकता, फिर 10 दिन का सिर्फ टाइम दिया जाता है। तो ये इसलिए, और अगर वो देता है एप्लीकेशन लीव टू अपीयर एंड डिफेंड, और उस पर कोर्ट समझती है कि इसको इजाज़त मिलनी चाहिए, तो फिर उसका डिफेंस तस्वर किया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि इजाज़त नहीं देनी चाहिए, ये कोई ऐसी ग्राउंड या वजह नहीं बयान की कर रहा जिसकी वजह से इसका डिफेंस लिया जाए, तो फिर कोर्ट स्टेट में डिक्री पास कर सकती है, एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकती है। ये लीव टू डिफेंड के बारे में। तो लेकिन अगर बात ऐसी कोई सूरत पाई जाती हो, तो फिर कोर्ट पाबंद कर सकती है डिफेंडेंट को कि वो सिक्योरिटी पेश करे, जमानत नामा दे या रकम जमा करवाए
कोई भी शर्त लगा सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी इन द शेप ऑफ डिक्री अगेंस्ट दैट डिफेंडेंट, तो फिर ये ऐसा भी मुमकिन है, कंडीशनल इजाजत भी दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई ग्राउंड मौजूद हो जिसकी बुनियाद पे उसको इजाजतनामा दिया जाना मुनासिब हो जाए तो फिर कोर्ट उसको लीव टू अपीयर एंड डिफेंड दे के फिर उसमें बाकायदा इशूज बनाएगी और फिर इशूज पे प्लेंटिफ की एविडेंस रिकॉर्ड करेगी और फिर डिफेंडेंट की तरफ से एविडेंस आएगी, फिर वही ऑर्डिनरी प्रोसीजर आ जाएगा। लेकिन समरी किस हद तक है, समरी इस हद तक है कि इसमें खुद जवाब दावा पेश करने का कोई इख्तियार नहीं है डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट ने और 10 दिन के अंदर अंदर दरखास्त दे के डिफेंडेंट ने इजाजत हासिल करनी है पेश होने की और जवाब दावा दाखिल करने की या अपना जवाब फाइल करने की इन द शेप ऑफ पिटीशन यानी अदर शेप, तो फिर उसका मौक़िफ़ जो है वो सामने आएगा, डिफेंस आएगा। अदरवाइज अगर वो दरखास्त खारिज हो जाती है या विद इन 10 डेज वो दरखास्त नहीं पेश करता तो फिर कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, कोर्ट हैव अ जुरिस्डिक्शन टू decree the suit in favor of the plaintiff immediately, forthwith, straightway, without recording any evidence। तो ये है समरी कि उसका फैसला जल्दी हो जाता है, फौरी नोयत का मामला हो जाता है। उसमें कोर्ट जो है वो कर सकती है, ऐसा मुमकिन है कि उसको इजाज़त ना दे और दावे को डिग्री कर दे और वो डिग्री तसव्वुर होगी, उस पर वो एग्जीक्यूशन हो सकती है उसके बाद। यही प्रोसीजर बैंकिंग कोर्ट को दिया गया कि वो भी ऐसा कर सकती हैं, जिस तरह का ऑर्डर 37 में प्रोसीजर है कि अगर बैंक ने को दावा दायर किया हुआ है और ये किसी कस्टमर ने उसके पैसे देने हैं, लोन लिया है या अदरवाइज, और ही इज नॉट गोइंग टू पे दैट अमाउंट टू द बैंक्स, तो बैंक्स कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट दैट वेरी कस्टमर एंड इफ द डिफेंडेंट इज नॉट making any application for leave to appear and defend within 10 days, the banking court have a jurisdiction to pass a decree against that defendant regarding the recovery of the money, या फिर उसको लीव टू डिफेंड दे भी सकती है कोर्ट। जब लीव टू डिफेंड दे ली और उसका मौक़िफ़ आ गया, डिफेंस आ गया, तो फिर इश्यूज बने तो फिर ये ऑर्डिनरी प्रोसीजर आएगा, फिर वहाँ उसी तरह एविडेंस आएगी जिस तरह ऑर्डिनरी दावाजात में आती है, उसी तरह ये मामलात आएंगे। फिर उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे, आर्गूमेंट्स के बाद अगर वो समझें कि वाकई इसमें कोई ऐसा मामला है तो देन द सूट विल मे बी डिसमिस्ड और मे बी डिक्रीड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो ये फर्क है दोनों में, इसलिए इसको समरी सूट कहते हैं। यानी समरी कब बनता है, दावा उसी तरह दायर होता है जिस तरह ऑर्डिनरी सूट होता है, कोर्ट फीस भी उसी तरह लगती है, लेकिन समरी कब बनता है, जब दावा दायर हो जाता है तो फिर 10 डेज का टाइम होता है डिफेंडेंट के पास फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर अपीयरेंस एंड टू डिफेंड द सूट। अगर वो देता है दरखास्त तो मंजूर हो जाती है तो फिर ऑर्डिनरी प्रोसीजर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो दरखास्त देता है और वो खारिज हो जाती है या विदिन टाइम दरखास्त देने से नहीं दे सकता, जो उसको दिया गया है ये लाजम है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, लेकिन वो उसको कंज्यूम नहीं करता, तो फिर क्या होगा, फिर दावा जो है वो डिक्री हो जाएगा स्टेट में। तो ये फर्क है दोनों में जो मैंने गुजारिश की है समरी में और ऑर्डिनरी सूट में। तो अब इसके बाद ये इसकी लिमिटेशन कितनी है समरी सूट की, इसकी लिमिटेशन 3 साल है, जैसा कि आम मनी सूट की लिमिटेशन है ना जी। इसकी भी अगर जब कॉज ऑफ एक्शन आपको पैदा हो गई है या जिस दिन से चेक दिया गया है वो रिफ्यूज़ल आ गई है, वहाँ से इनसफिशिएंट अमाउंट है, चेक बाउंस हो गया है, तो यू कैन फाइल अ सूट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉन कैश इनकैशमेंट ऑफ द चेक। तो ये इसमें 3 साल की म्याद जो है उन्होंने रखी हुई है। तो ये है समरी सूट अंडर ऑर्डर 37, ये स्पेशल सूट है और ये हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुतल्का होता है, यानी प्रॉमिसरी नोट है, बेल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, हुंडी वगैरह भी इसमें शामिल है, वो ऐसी चीज़ें जो इसमें नेगोशिएशन होती है। यानी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन या इसका कानून कहाँ पे मौजूद है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
1887 में, उसमें ये लिखा हुआ है सारा कुछ, और ये बड़ा लंबा चौड़ा कानून है, बड़ा लंबा चौड़ा लॉ है। तो ये था थोड़ा सा मुख्तसर जायज़ा ऑर्डर 37। थैंक यू वेरी मच।